नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अब अगर समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरी नहीं की तो कोटेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड धारकों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जिन राशन कार्ड यूनिटों की ई-केवाईसी नहीं होगी उनको निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने राशन कार्ड यूनिटों में पारदर्शिता लाने के लिए कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। इससे यह पुष्टि हो जाएगी कि राशन कार्ड में दर्ज सभी नाम वर्तमान समय में हैं। ई-केवाईसी न कराने वालों के बाद में नाम हटाए जाएंगे। जिले में अभी 65% राशन कार्ड यूनिटों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कोटेदारों को जल्द ई-केवाईसी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कोटेदारों का ई-केवाईसी रिकॉर्ड खराब है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया जाएगा। राशन कार्ड धारकों से भी अनुरोध किया है कि वे ई-केवाईसी कराने में लापरवाही न बरतें। सहारनपुर में 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी अग्निवीर भर्ती रैली। भारतीय सेना के मेरठ सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली 24 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक सहारनपुर में होगी। यह रैली डॉ. अंबेडकर स्टेडियम सुभाष नगर में आयोजित की जाएगी। इसमें वह उम्मीदवार भाग लेने योग्य होंगे जिन्होंने अप्रैल से मई 2024 के बीच आयोजित ऑनलाइन सीई यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास कर लिया है। यह अग्निवीर भर्ती रैली सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मोरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ जिलों के लिए है। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन, जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में 9mm पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया। मंगलवार को पुलिस छानबीन के दौरान मोहल्ला कोटगरवी में टंकी रोड पर कूड़े के अंदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने एक कारतूस और एक खोखा मिला है। इसके अलावा 12 बोर का यूएसए में बना खोखा मिला है। इसी तरह 3 खोखे 12 बोर के भी मिले हैं। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि यह गंभीर तथ्य सामने आया है। इसकी बारीकी से जांच की जाएगी। दीपावली और छठ पर काम करने वाले रोडवेज बस चालकों को मिलेगा इनाम। दीपावली व छठ पर्व को लेकर रोडवेज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चालकों, परिचालकों व वर्कशॉप कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस अवधि में लगातार काम करने वाले रोडवेज कर्मियों को निगम की ओर से अलग अलग निर्धारित किलोमीटर के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कर्मियों के लगातार ड्यूटी करने से यात्रियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। त्योहारों को लेकर परिवहन निगम के उच्चाधिकारी अब सजग होने लगे हैं। इसके लिए उनकी ओर से योजना भी बनाई जा रही है। निगम ने दीपावली व छठ पर्व पर आय की बड़ी संभावना को देखते हुए रोडवेज कर्मियों के लिए प्रोत्साहन योजना जारी की है। दर्शन के लिए जाना हो, अयोध्या धाम या ले जानी हो बारात, अब रोडवेज की बसें रहेंगी तैयार। सहालग में भी लोगों को कम किराए पर बस की सुविधा मिल सके, इसके लिए परिवहन निगम ने रोडवेज बसों की बुकिंग की सुविधा शुरू की है। दर्शन पूजन के लिए अयोध्या धाम जाना हो या शादी विवाह में बारातियों को ले जाने के लिए रोडवेज बस की बुकिंग करा सकेंगे। अमेठी डिपो में यह सुविधा लोगों को मिलेगी। रोडवेज बस के निजी उपयोग में लाने के लिए परिवहन निगम ने 24 घंटे के लिए करीब 33,000 रुपये किराया निर्धारित किया है। निर्धारित किमी से अधिक दूरी पर किराया अधिक देना होगा, जबकि इतनी ही दूरी के लिए प्राइवेट बस की बुकिंग पर 40 से 50,000 रुपये किराया लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध संघों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दुग्ध संघों में हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए लक्ष्य तय किए जाएं। सोमवार को प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दुग्ध सहकारी समिति से जुड़े कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देते हुए उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक गांव व किसानों से दुग्ध सहकारी समितियां संवाद स्थापित कर अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। संभल हिंसा मामले में संसद में हंगामा। संभल हिंसा को लेकर मंगलवार को संसद में एक बार फिर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में यूपी सरकार को घेरते हुए अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूपी रोडवेज के चालकों के लिए आया नया आदेश। रोडवेज चालकों की मनमानी रोकने के लिए निगम अधिकारियों ने नियम सख्त कर दिए हैं। मथुरा डिपो से निकलने वाली बसों को अब 400 किलोमीटर चलाना होगा। अगर इसमें चालक ने लापरवाही की तो उस पर गाज गिरेगी। डिपो से प्रतिदिन 154 बसों का संचालन अलग अलग रूटों पर हो रहा है।
महाकुंभ के लिए मोदी सरकार ने भी खोला खजाना। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन योगी और मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए खजाना खोल दिया है। जनवरी महीने में शुरू हो रहे इस आयोजन से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। इसकी पहली किस्त 1050 करोड़ रुपए जारी भी हो गई है। बता दें कि महाकुंभ मेला के सकुशल आयोजन के लिए यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष सहायता के लिए धनराशि मांगी थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही 5435.68 करोड़ रुपए भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ के आयोजन पर खर्च कर रही है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर यह धनराशि खर्च की जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से अब तक 3,46,199 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। के अवशेष और नए बने वेदर सिस्टम के केरल की ओर खिसकने का असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। बृहस्पतिवार से यूपी के अधिकांश इलाकों में पछुआ हवा जोर पकड़ेगी। इसके असर से प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड बढ़ेगी। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी। अब ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पर्यटन विभाग को मेल से मिली धमकी के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई। तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम ताजमहल परिसर में पहुंची और 4 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से सभी ने राहत की सांस ली है। मंगलवार की सुबह करीब 11:40 पर धमकी भरा मेल मिलने के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को नहीं लगेंगे झटके। लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे अवध एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड क्षेत्र में वाहन चालक को झटके नहीं महसूस होंगे। 63 किलोमीटर के एक्सप्रेस में बनी से लेकर कानपुर तक 45 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जबकि बनी से लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर के बीच 18 किलोमीटर के क्षेत्र में सामान्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड के क्षेत्र में एक्सप्रेसवे को एकदम समतल बनाने के लिए जीपीएस, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली व 3D तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस का कानून बदल गया, लेकिन सिंचाई विभाग में आज भी अंग्रेजों का कानून चल रहा है। देश की आजादी के 77 साल बाद अंग्रेजों के समय से लागू भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, लेकिन सिंचाई विभाग में आज भी उसी दौर का कानून चल रहा है। सिंचाई विभाग में आज भी कैनाल एक्ट की धारा 70 के तहत किसानों पर मुकदमा चलाया जाता है। कैनाल एक्ट के तहत नहर मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह जिला मुख्यालय के अलावा भी किसी दूसरे स्थान पर अदालत लगाकर आरोपी किसान को वहां सुनवाई के लिए बुला सकता है। किसान 3 बार नोटिस देने पर पेश नहीं हो तो वारंट निकलता है और उसके बाद पुलिस हथकड़ी लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। संभल जिले में गरजा बुलडोजर। दौसी में 10 दिन के बाद फिर से नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। मंगलवार को संभल गेट पर अतिक्रमण पर पालिका का बुलडोजर गरजा। यहां पालिका की 9 दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही 26,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। बनारस में वक्फ बोर्ड मामले में बड़ा बवाल। बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ बोर्ड का लेटर वायरल होने के बाद से गरमाया मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को वक्फ बोर्ड का पुतला फूंकने के बाद मंगलवार को छात्रों ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने परिसर में जुलूस निकाला और जय श्री राम के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते रहे। इस हंगामे के कारण परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकी। पुलिस का कहना है कि कोई नमाजी आया ही नहीं, जबकि नमाजियों का कहना है कि पुलिस ने वापस लौटा दिया। जल्द ही शुरू हो जाएंगे वाराणसी के 12 रैन बसेरे। ठंड बढ़ने के साथ नगर निगम रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने में जुट गया है। 12 स्थायी रैन बसेरों में से कुछ चालू हो गए हैं और बाकी इसी सप्ताह चालू कर दिया जाएगा। अलावा ठंड बढ़ने के साथ अस्थायी रैन बसेरे खोलने की भी तैयारी कर ली गई है। पिछले साल स्थायी और अस्थायी मिलाकर 23 रैन बसेरों को चालू किया गया था। इस बार भी रैन बसेरों में सभी सुविधाएं मुकम्मल कराने का निर्देश नगर आयुक्त अक्षत वर्मा दे चुके हैं। मोदी सरकार बना रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्लान। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक और उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। एक हफ्ते बाद यूपी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन कड़ाके की ठंड अब भी नदारद है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने के आसार हैं। पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत होगी। दिन के तापमान 6 डिग्री तक नीचे गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।
विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 तक प्रदेश में केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 300 रुपए पेंशन मिलती थी। 6 महीने में एक बार पेंशन आती थी तो उसका आधा पैसा बाबू खा जाता था। हमने पेंशन की राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया है। आज 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पैसा उनके खाते में सीधे जाता है और बीच की मध्यस्थता गायब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। दृष्टिबाधित, मूक बधिर व अन्य श्रेणी के दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे खातों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है जिनमें 1 वर्ष या इससे ज्यादा समय से लेन देन नहीं हुआ है। इनमें बड़ी संख्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के खातों की है जो डीबीटी से जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर खाते केवीआई अपडेट न होने से निष्क्रिय हैं। आरबीआई ने बैंकों से ऐसे खाता धारकों के प्रति उदार रवैया अपनाने की सलाह दी है। यूपी के 75 जिलों में होगी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 दिन परीक्षा में मानकीकरण को लेकर 5 दिन तक चले आंदोलन के बाद 1 दिन में परीक्षा कराने के निर्णय को देखते हुए आयोग ने अब प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कराने की तैयारी की है। आयोग ने पहले 19 जून के शासनादेश के अनुसार केंद्र नहीं मिलने पर 7 और 8 दिसंबर को 41 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। अब सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पहले ही पास हो चुका है। अब इसको 6 लेन से बढ़ाकर 8 लेन तक बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दे दी गई है। नवीनीकरण में एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। शासन ने पुलिस मुख्यालय के लिए 290 वाहनों को खरीदने के लिए 41 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इसमें महाकुंभ के लिए एडीजी मुख्यालय ने 220 नए वाहनों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। इसे खरीदने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। इसी के तहत इन वाहनों को खरीदने के लिए 27 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा विभाग ने 76 नए वाहनों की जरूरत बताई थी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद शासन ने सुरक्षा विभाग को वीवीआईपी की फ्लीट के लिए इन वाहनों को खरीदने के लिए 14 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। बैंक खाते में कितने लोगों को बना सकते हैं? नॉमिनी वित्त मंत्री ने बताया। क्या है नियम? अपने बैंक खाते में अब एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। लोकसभा में मंगलवार को पारित बैंक कार्यविधियां विधेयक 2024 में इसका प्रावधान है। इसकी वजह से सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं बल्कि बैंकों में रखे गए लॉकरों या दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों को 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया है। यूपी में बिजली हड़ताल हुई तो दूसरे विभागों के इंजीनियर नहीं संभालेंगे। स्थिति उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों की लामबंदी तेज हो गई है। ऊपर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को पावर कारपोरेशन प्रबंधन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया कि बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर बिजली व्यवस्था संभालने का काम नहीं करेंगे। यूपी पावर कारपोरेशन ने संभावित हड़ताल से निपटने के लिए दूसरे विभागों के इंजीनियरों की मदद और व्यवस्था संभालने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था। इसके जवाब में यह पत्र भेजा गया है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं से 12वीं के लिए केंद्र सूची हुई जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र सूची जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जिलेवार पीडीएफ सूची डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। आने वाले 2 सालों में कम हो जाएगी यूपी में मौजूद जेलों की भीड़। जेल में किसी बड़ी घटना के बाद अब अधिकारी सुरक्षा में सेंध के लिए क्षमता से अधिक बंदियों का बहाना नहीं बना सकेंगे। प्रदेश में नई जेलों के निर्माण कार्य ने उम्मीदें बढ़ाई हैं। 2 वर्ष में जेलें ओवरक्राउडिंग से मुक्त होंगी। आने वाले 3 माह में 3 नई जेलें वजूद में आ जाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर भी पार्किंग के लिए लेनी होगी फायर एनओसी
कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से सटे वाहन पार्किंग में आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड ने भी रेलवे स्टेशनों पार्किंग व्यवस्था की पड़ताल करनी शुरू कर दी है। फायर नियमों की अनदेखी करते हुए कैंट पर वाहन पार्किंग बनवा दी गई थी। घटना के बाद फायर ब्रिगेड ने अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी और कैंट स्टेशन निदेशक समेत महाप्रबंधक को पत्र भेजा है। गंगा के 200 मीटर दायरे के भवन स्वामियों को पेंट और मरम्मत कराने की मिलेगी सुविधा। गंगा के 200 मीटर दायरे के भवनों में पेंट और बगैर संरचना में बदलाव की मरम्मत कराना आसान हो गया है। वीडीए के नियमों में शिथिलता के कारण 1315 भवन स्वामियों को मरम्मत करने के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी में व्यापार की रेस में अयोध्या नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कारोबारी विकास की रफ्तार में छोटे जिलों ने ग्रोथ के मामले में बड़े शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 वर्ष में अयोध्या में व्यापार की रफ्तार दोगुनी हुई है, इसीलिए जीएसटी कलेक्शन भी लगभग दोगुना हो गया है। दूसरे नंबर पर इटावा, तीसरे नंबर पर मुरादाबाद, चौथे पर मेरठ, 5वें पर लखनऊ द्वितीय और छठे पर गोरखपुर जोन ने स्थान प्राप्त किया है। ग्रोथ के लिहाज से गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर काफी पीछे हैं। कैंट फ्लाईओवर के नीचे चलने वाले नाइट बाजार की बिजली एक बार फिर बिजली निगम ने काट दी है। 1 सप्ताह से अंधेरा छाया है। स्मार्ट सिटी के नाम से बिजली निगम में जो कनेक्शन था उस पर 32,25,055 रुपए बकाया होने की वजह से 6 नवंबर को भी बिजली काटी गई थी। 14 नवंबर को 7 लाख रुपए जमा हुए तो कनेक्शन जोड़ा गया। अब एक बार फिर करीब 23 लाख रुपए बकाये का हवाला देते हुए 24 नवंबर से बिजली काटी गई है। काशी के पाताल को भरेंगे, जिले में खराब पड़े 6,900 बोर। वाराणसी जिले में खराब पड़े 6,900 बोर अब पाताल को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इनकी मदद से तेजी से गिरते जलस्तर पर लगाम लगेगी। खराब बोर को चिन्हित किया जा चुका है। अब हर बोर से 6 से 7 घरों को जोड़ा जाएगा। इस तरह करीब 50,000 घर को इनसे जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इन घरों के बारिश का पानी सीधे पाताल में जाएगा। ऊपर में इस तरह का यह पहला प्रयोग है। इंटरसिटी और पाटलिपुत्र समेत 4 सुपरफास्ट हुई। एक्सप्रेस, लखनऊ इंटरसिटी और पाटलिपुत्र समेत 4 ट्रेनों को रेलवे ने सुपरफास्ट से एक्सप्रेस श्रेणी में बदलने का निर्णय लिया है। ठहराव बढ़ने की वजह से इन ट्रेनों की औसत रफ्तार कम हो जाने पर समीक्षा के बाद परिचालन विभाग ने इन ट्रेनों को सुपरफास्ट से एक्सप्रेस के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी। परिचालन विभाग की मंजूरी के साथ ही बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे जहां ट्रेनों का नंबर बदल गया है, वहीं किराया भी कम हो गया है। ड्राइवर सो जाए तो ट्रेन रोकेगी। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे नई तकनीकों पर कार्य कर रहा है। मुरादाबाद मंडल में कवच प्रणाली लगाई जा रही है। इसी के तहत सभी इंजनों में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाई जा रही है। जिन इंजनों में पहले से यह डिवाइस लगी है उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इससे ड्राइवर की तबीयत खराब होने व अन्य आपातकालीन स्थिति में ट्रेन स्वयं रुक जाएगी। नोएडा में किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों को पुलिस प्रशासन ने जबरन उठा दिया है। इस दौरान पुलिस की किसानों से झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान पुलिस ने किसानों और धरने पर बैठी महिलाओं को उठाना शुरू कर दिया। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे अन्य किसान भड़क गए। उनकी गाड़ियों को पुलिस ने क्रेन से उठवा लिया। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के तालनदौर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के साथ साथ यहां प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और कान्हा गौशाला को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री का कहना था कि इस परियोजना से न केवल पशु चिकित्सा क्षेत्र में बल्कि पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया मॉडल तैयार होगा। वेस्ट यूपी में 700 करोड़ का एयर प्यूरिफायर का कारोबार। वेस्ट यूपी में AQI 400 पार पहुंच चुका है। GRAP 4 के नियम लागू किए गए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार अक्टूबर नवंबर में ही वेस्ट यूपी के 15 जिलों में 700 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अभी दिसंबर महीना बचा है। सबसे ज्यादा बिक्री अक्टूबर से जनवरी के बीच होती है। अभी NCR रीजन में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पहुंचने वाला हर तीसरा चौथा व्यक्ति एयर प्यूरिफायर ही खरीद रहा है। बरेली में गूगल मैप ने फिर बताया गलत रास्ता। बरेली में एक बार फिर गूगल मैप की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पीलीभीत रोड स्थित एक कार गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाए जाने के कारण कलापुर नहर में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे। एक युवक बाहर निकल आया, फिर उसने अपने दोनों साथियों को बाहर निकाला। हादसे में तीनों युवकों को चोटें आई हैं। कार से बाहर आने के बाद
उन्होंने पुलिस को हादसे के बारे में बताया। इसी बीच मौके पर बड़ी संख्या में गांव वाले भी पहुंच गए। साथ ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से कार बाहर निकाली गई। गूगल मैप ने कार सवारों को जो शॉर्टकट रास्ता दिखाया वह खराब और जर्जर है। यहाँ नहर की पुलियां टूटी हुई है। इस रास्ते से 4 पहिया वाहन नहीं गुजरते। शॉर्टकट के चक्कर में कार सवार गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलते गए और गाड़ी नहर में गिर गई। काशी के लोग मोदी से रो रो कर मांगे सनातन बोर्ड। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर काशी में कथा कह रहे हैं। इस दौरान वह आने वाले श्रोताओं से सनातन बोर्ड के गठन को लेकर अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश की जो स्थिति है उसको देखने के बाद भी अगर हिंदू चुप है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। आप लोग अपने क्षेत्र के सांसद मोदी से पूछिए कि साहब सनातन बोर्ड कब बनेगा। रो रो कर उनसे सनातन बोर्ड के गठन की मांग कीजिए। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारियों के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बड़ा बयान दिया है। रविंद्र पुरी ने आरआरएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान का समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि समाज खतरे में पड़ नहीं जाएगा बल्कि समाज खतरे में पड़ गया है। हम नहीं चाहते तो बहुत जल्द हमारा भारत पाकिस्तान बन जाएगा या फिर बांग्लादेश बन जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे हाईटेक रिमोट लाइट बॉय। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम स्नान का पूरा सुरक्षित प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए पीएसी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें बाकायदा एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ 700 झंडे लगी नाव पर 24 घंटे पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। अत्याधुनिक लाइफ जैकेट, 4 नई फ्लोटिंग जेटी और रेस्क्यू ट्यूब भी आ गए हैं। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।